क्या शब्द वाकई सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कविता को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं बल्कि अपने आप में एक आवाज है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सीधी ललकार। तो आइए इस कविता की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। साफ है, ये कोई मीठी मीठी प्यार भरी कविता नहीं है। ये तो सीधे सत्ता के गलियारों में भेजी गई एक खुली चेतावनी है। पहली ही लाइन एक ऐलान है, एक घोषणा कि ये आवाज ना तो डरने वाली है और ना ही दबने वाली है। तो कविता का जो पहला हिस्सा है वो एक तरह से एक चार्टशीट जैसा है, जो सत्ता में बैठे लोगों के गुनाहों को, उनके पापों को एक एक करके दुनिया के सामने रख रहा है। पहला इल्जाम वो तो सीधा समाज की रूह पर हमला है कि न्याय अब बिकाऊ हो चुका है। कविता कहती है कि जब पैसे की खनक गूंजती है तो सबसे घिनौने, सबसे बड़े गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। ये तो समझिए न्याय की मौत का ऐलान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगला आरोप ये है कि ये जो सत्ता की कुर्सी है वो सेवा के लिए नहीं बल्कि जनता को कुचलने का एक हथियार बन गई है। ये ताकत का एक नंगा नाच है। और आखिर में कविता पूरे के पूरे लीगल सिस्टम को एक बाजार की तरह दिखाती है, एक ऐसी मंडी जहां इंसाफ बेचा जाता है और बेईमानी से घर भरे जाते हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा करप्शन नहीं है, ये तो पूरे के पूरे सिस्टम के सड़ जाने की बात है। लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े जुर्मों का, इन घोटालों का एक आम इंसान पर क्या असर होता है। अब कविता हमें भ्रष्टाचार का असली चेहरा दिखाती है, इसके वो जख्म जो इंसानों को मिलते हैं। देखिए, कविता भ्रष्टाचार को सिर्फ बड़े बड़े घोटालों तक सीमित नहीं रखती, वो उसे उसके सबसे क्रूर, सबसे असली रूप में दिखाती है। एक गरीब की थाली से निवाला चुराना, ये बात अन्याय को बहुत ज्यादा पर्सनल और असहनीय बना देती है। और फिर ये लाइन आती है जो सच में दिल को चीर कर रख देती है। नुकसान सिर्फ रोटी का नहीं हो रहा, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक बच्चे की हंसी छीन लेने की बात है। ये अन्याय का सबसे गहरा जख्म है, जब किसी की आत्मा को कुचल दिया जाता है। और अब यहां से कविता का पूरा मिजाज, पूरा टोन बदल जाता है। शिकायतों का दौर अब खत्म हो चुका है। अब ये एक भविष्यवाणी है, एक चेतावनी है कि हिसाब का दिन आ गया है। कविता का जो सबसे बड़ा सिंबल है वो है पाप का घड़ा। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझिए, ये एक चेतावनी है कि अन्याय की, जुल्म की एक हद होती है और वो घड़ा अब लबालब भर चुका है और अब बस टूटने ही वाला है। तो एक तरफ है भ्रष्टाचारी, जिन्हें लगता है कि वो अपने महलों में बिल्कुल सेफ हैं, कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये उनका वहम है। हकीकत यह है कि जनता की आंखें सब कुछ देख रही हैं और उनके घमंड का, उनके पापों का किला अब ढहने वाला है। और हाँ, कविता धार्मिक पाखंड पर भी उतना ही जोरदार हमला करती है। मैसेज एकदम साफ है, मंदिरों में पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अगर हाथ गरीबों के खून से रंगे हैं तो दुनिया का कोई भी पवित्र जल उन दागों को धो नहीं सकता। अब अपनी बात को, अपनी चेतावनी को और वजन देने के लिए कविता हमें इतिहास के पन्नों में ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जो कुछ आज हो रहा है वो नया नहीं है। ये तो अन्याय और उसके पतन का एक सदियों पुराना चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। रावण का अहंकार, कंस का अत्याचार। इतिहास हमें एक ही सबक सिखाता है, अन्यायी हमेशा गिरते हैं। कविता इन पुरानी कहानियों का इस्तेमाल आज के ताकतवर लोगों को एक सीधी चेतावनी देने के लिए करती है, तुम्हारा भी वही हर्ष होगा। इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है। ये लाइन हमें बस एक ही चीज याद दिलाती है, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। आज जो राजा है वो कल रंक हो सकता है। अन्याय का सिंहासन तो रेत पर बने महल जैसा होता है जो एक ही पल में ढह सकता है। तो कविता का जो अंत है वो सिर्फ तबाही की भविष्यवाणी करके खत्म नहीं होता, नहीं, बल्कि वो एक आखिरी मौका देता है, एक अंतिम प्रस्ताव। यह सत्ता में बैठे लोगों को एक ऐसे नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उन्हें अपना भविष्य खुद चुनना है। यहां चॉइस बिल्कुल साफ है, दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है झूठ, लालच और अन्याय का अंधेरा रास्ता जो सीधी बर्बादी की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ है इंसानियत, ईमानदारी और सच्चाई की रोशन राह। चुनाव उन्हें ही करना है। कविता साफ साफ चेतावनी देती है कि इन गुनाहों की कीमत सिर्फ एक इंसान नहीं चुकाता। नहीं, ये एक ऐसी विरासत बन जाती है जो पीढ़ियों तक शर्मिंदगी लेकर आती है, एक ऐसा नाम जिसे लेने से खुद उनके अपने बच्चे भी कतराएंगे। और आखिर में ये कविता हम सबके सामने एक सवाल छोड़कर जाती है कि किसी की भी विरासत क्या होगी,
क्या उसे एक चेतावनी के तौर पर याद रखा जाएगा या फिर एक प्रेरणा के तौर पर? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।